हाँ, अर्थव्यवस्था की जानकारी में अशोक के अभिलेख, उद्यान के जूनागढ़ अभिलेख, मेगास्थनीज के इंडिका सेम चीज है। हाँ, जो सोर्सेस है वही आप लिखेंगे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। कृषि था, जाहिर सी बात है कृषि था। अच्छा, हम स्रोत बता दिए, कहाँ से पता चल रहा है? हाँ, तो क्या दिक्कत है? अर्थव्यवस्था हम बताएंगे नहीं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तो पता चलेगा। अर्थशास्त्र में, कृषि में, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अर्थशास्त्र में बताया गया है। हेमंत मतलब रबी की फसल। कहा जाता है हेमंत ऋतु आ गई है, अगर हम पूछ के बीच में पढ़ने वाली। हिंदी में याद है? कैसे बताइए? चैत किसको बोलते हैं? अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ा सर, अप्रैल को बोलते हैं। अप्रैल चैत्र से शुरू हो गया नया वर्ष। हमारा नया वर्ष तो चैत्र से ही शुरू होता है। ठीक है, और चैत्र के बाद वैशाख। ये भी प्री में पूछ सकता है, कई बार हिंदी में अनुक्रम पूछ लेता है। चैत्र के बाद वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, अगहन के बाद पूछा है, फिर माघ। जेठ साल के बाद है। अगहन के बाद पूछ लिया, उसके बाद माघ, फिर फागुन। फागुन के बाद हाँ सर, यही ना 12 हो गए। तो मेरे एक वीडियो था, 50 का लड़का बोला था, मुंह भरा के टेढ़ा वो बढ़िया बोलता है प्राइमरी का। माँ फागुन बहुत बढ़िया बोलता है, फिर सुनाता है। नहीं, बाकी बहुत लोग नहीं बता पाए। ग्रुप में भेजूंगा सर, दीजिएगा मिला तो। हाँ, उसको दीजिए, भेजूंगा आज अगर मिला तो। उसने बोला है लड़का 4 ही साल में बढ़िया सुनाता है। तो हेमंत मतलब रबी की फसल, ग्रीष्म मतलब खरीफ की, केदार मतलब जायद। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि धान उगाना चाहिए, गन्ना नहीं। यही कहते हैं कौटिल्य कि धान की फसल ज्यादा उगाना चाहिए, गन्ने की नहीं, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है। सर, खरीफ का क्या लिखा है? हेमंत, सॉरी हेमंत, 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 हेमंत नहीं कहते उसको, हेमंत कहते हैं। हेमंत रबी, ग्रीष्मिक मतलब खरीफ, केदार मतलब जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलों को उसने किसने किया है? कौटिल्य ने किया है। गेहूं, चावल, सरसों, ये सब फसल यहाँ उगाई जाती है। 1 प्रकार की फसल। क्यों? क्योंकि लोहे का एक व्यापक ज्ञान हो चुका था, मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आ चुका था, अवशेष उत्पादन था कृषि में, सिंचाई की भी व्यवस्था राज्य करता था, जिसको सेतुबंध कहा जाता है। आपको मालूम है कि अगर राजकीय नहरों से आप पानी लेंगे तो आपको क्या होगा? कर देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। देखिए, समाज में वहां हमने मेगास्थनीज का उल्लेख नहीं किया कि 7 जातियां बताता है मेगास्थनीज ना, मैंने लिखवाया था। हाँ, लिखवा। उसने मैं वहां उल्लेख नहीं किया। वहां भी आप समाज में कोट कर सकते हैं। कृषि पशुपालन निरीक्षण मंत्री। आप ये कह सकते हैं कि चतुर्वेद मेगास्थनीज भी समाज में 7 जातियों का उल्लेख करता है: दार्शनिक, कृषक, शिल्पी, पशुपालक, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ठीक, सिंचाई के लिए जो राज्य व्यवस्था करता था उसे सेतुबंध कहा जाता था, और नहरों से पानी लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, क्लियर? हाँ, अब ये देखिए, जो एक तो राजकीय भूमि होती थी जिसको सीता कहा जाता था, जिस पर सीता अध्यक्ष खेती कराता था, और एक व्यक्तिगत भूमि होती थी। ये कैसे पता चलता है? अर्थशास्त्र में क्षेत्रक शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? भूस्वामी के लिए। शास्त्रकार के लिए उपवास शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि भूमि पर निजी स्वामित्व था। तो क्या ग्रैंड क्या लिखे हैं सर? ग्रीष्मिक, ग्रीष्मिक
ग्रास्पिंग खरीफ की फसल। बस समझ नहीं आता। दीदार जायद खत्म करके कभी चला जाएगा। दीदार जायद हम तो इसको ऐसे याद किए, हमारे गांव में ठेकेदार हैं, उनको सब गाँव में हे केदार इधर आ, हे केदार इधर आ, हैं? हम कहें हे केदार तो हेमन और केदार अच्छा ऐसे। केदार जायद केदार जायद लिखा भी हुआ वैसा ही। हाँ ऐसे इसी पकड़ सकते हैं। हाँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वहाँ एग्जाम सेंटर में आते ना तो कुछ मत लिखिएगा, नहीं आ जाता है तो लिखिए खरीफ रबी और जायद 3 प्रकार की फसलों के होटल ने उल्लेख किया है। ज़्यादा नहीं आता ना तो बहुत जायद भी लिखे लग रहा है खरबूजा होता था क्या उसमें? सब्जी तो होती ही थी। और बहुत संपन्न से इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है सबको। नगद वेतन वैसे थोड़ी देते थे। ठीक, तो अब देखिए ये तो आपको कर का पता ही है। ठीक, तो अब जब विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था तो जाहिर सी बात है कृषि अधिशेष रहा होगा। तो कृषि अधिशेष होता है तो क्या होता है? उद्योग धंधे डेवलप होते हैं, उद्योग धंधों का विकास हुआ। उद्योग धंधे बहुत प्रकार के प्रचलित थे, जैसे ईंट निर्माण। अच्छा बताइए, अशोक के स्तंभ एकास्मक यानी पत्थर तराशने का भी उद्योग था कि नहीं था? जहाज रानी ये भी उद्योग था। कैसे कहता है कौटिल्य और स्ट्रैबो जहाज रानी उद्योग पर राज का नियंत्रण था। खनन उद्योग रहा ही होगा क्योंकि आंकड़ा दक्ष का उल्लेख हुआ है। सिक्के ढालने का ये भी एक उद्योग ही था। वस्तुओं की कटाई बुनाई यानी वस्त्र उद्योग भी था। मतलब विविध प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित में थे मौर्य काल में। ठीक, देखिए सबसे प्रमुख क्या था? वस्त्र उद्योग। और इसके लिए फेमस कौन थे? कलिंग, मालवा, ये चारों सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल अपने मलमल के वस्त्रों के लिए जाना जाता था। ठीक, बंगाल अपने मलमल के वस्त्रों के लिए जाना जाता था। और अर्थशास्त्र में चीनांशुक का उल्लेख हुआ है, यानी चीन से जो रेशम मंगाया था उसको चीनांशुक कहा जाता था। रेशम कहाँ से मंगाया जाता था? चीन से। उसको क्या कहा जाता था? चीनांशुक। कौटिल्य ने उल्लेख किया है, चीनी रेशम का उल्लेख किया। किसने? कौटिल्य ने। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि सीताध्यक्ष। और खनन ये जो था ये वन, देखिए हाँ, ये वन भी 2 प्रकार के होते थे, हस्तिवन और द्रव्यवन। हस्तिवन जहाँ हाथियां पाई जाती, द्रव्यवन जहाँ सोना चांदी पाई जाती। ठीक है, उद्योगों पर अधिकांशतः राज्य का नियंत्रण, जैसे शराब उद्योग हो गया, जहाज रानी हो गया, मुद्रा, इन सब पे राज्य का नियंत्रण था। ठीक, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधों के बाद हम क्या है? व्यापार वाणिज्य। अब बताइए व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष कौन था? संस्था अध्यक्ष क्या करता था? व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करता था। एक पौतवाध्यक्ष भी होता था, ये माप तौल का देख रेख करता था, माप तौल सही से हो रही वस्तुओं की ही नहीं हो रही है। बड़े अध्यक्ष और संस्था अध्यक्ष तो दिखाया गया था और व्यापार वाणिज्य का संचालन कौन करता था? श्रेणियां। श्रेणियां पढ़ा आपने ना, बुद्ध
गुप्त काल में पढ़ा था आपने। व्यापार में श्रेणियां करती थी, उनके अपने झंडे होते थे, उनके अपने नियम कानून होते थे, राज्य भी उसको मान्यता देता था, वो काफिले में चलते थे, इनको सातवां आया था। पौतवा अध्यक्ष है सर। पौतवा ये माप तौल की देख रेख करता था कि सही से नापा जा रहा है, तौला जा रहा है कि नहीं, घटतोली तो नहीं हो रही है। यानी पूरी तरीके से राज्य का नियंत्रण था उद्योग धंधे और व्यापार पे। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि बिक्री कर, जो मैंने लिखवाया वो सब लिख सकते हैं, मृत्युदंड का प्रावधान है। बिक्री करके अगर चोरी कोई करेगा तो मृत्युदंड का प्रावधान है, ये भी अर्थव्यवस्था का नियम है। देशज वस्तुओं पर 1/4 और आयातित वस्तुओं पर 1/10 बिक्री कर लिया जाता था। ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर? अब देखिए 4 प्रकार के व्यापारिक मार्गों का उल्लेख कौन करता है? कौन करता है? अर्थशास्त्र, कौटिल्य। लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है कि सबसे प्रमुख मार्ग था उत्तरापथ, जो पाटलिपुत्र को पेशावर से जोड़ता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग था। ठीक है, और एक मार्ग था जो श्रावस्ती से दक्षिण में गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान तक जाता था। एक मार्ग था जो श्रावस्ती से राजगृह को जाता था। एक मार्ग था जो चंपा से बनारस को जाता था। चंपा को ही अंग है। तो विभिन्न प्रकार के व्यापारी मार्गों का भी उल्लेख मिलता है। 4 में तो 5, शास्त्र में 5 व्यापारिक मार्ग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मार्ग है? कौटिल्य कहता है कि कौटिल्य कहते हैं कि उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ में जाने में मजा है। क्यों? क्योंकि उत्तरापथ में उतनी सोने चांदी नहीं मिलेगी, दक्षिण में जाएंगे तो सोने चांदी बहुमूल्य रत्न भी मिलेंगे। ये भी अर्थशास्त्र ने कहा है कि उत्तरापथ की तुलना में दक्षिणापथ महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चाणक्य कहता है यहाँ सोना चांदी मिलेंगे, रत्न मिलेंगे, इसलिए दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, क्लियर? व्यापार वाणिज्य में जो यहाँ का हो गया ना ऊपर का ग्रैंड डी वाला हो गया फसलों प्रकार ना। तीसरा क्या? श्रावस्ती से, श्रावस्ती से राजगृह, चंपा से बनारस, दक्षिणापथ दक्षिणापथ कहाँ जाता था सर? हाँ? दक्षिणापथ सुवर्णगिरी तक जाता था। सुवर्णगिरी कलिंग मार्ग खूप मजा ली काशी से पहले बीच में। हाँ? कलिंग पुंड मार्ग- पुंड पुंड रेगियन पड़ता, पुंड वर्धन बंगाल में था।